हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपके लिए एक नई जोश, नई उमंग तथा नई ऊर्जा के साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए और वो टॉपिक हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। हाँ दोस्तों, आज अपन रासायनिक बलगतिकी के बारे में बात करेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अपन जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज हमारा टॉपिक की स्टार्टिंग होने जा रही है रासायनिक बलगतिकी। तो देखिए रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या होती है, तो अपन यहां पे लिखते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करना ही रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ये इसके अपन ने डेफिनेशन देखी है। अब देखिए पहले अपन ने रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करने से पहले अपन देखते हैं कि अभिक्रिया वेग के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो यहां पे देखिए कि वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। अपन 10th स्टैंडर्ड से भी ये पढ़ते आ रहे हैं, हमने 11th में पढ़ा है और 12th में भी आज पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे देखिए पहली अभिक्रिया हमारी हो जाएगी अति तीव्र अभिक्रिया, यानी कि वेरी फास्ट अभिक्रिया, या इस अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है आयनिक अभिक्रिया। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जो कुछ ही क्षणों में संपन्न हो जाए और इसके वेग को मापना संभव नहीं है। यहां पे देखिए ऐसी अभिक्रिया कौन सी है, तो यहां पे अपन बात करते हैं यदि अपन सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर पे प्लस, नाइट्रेट पे माइनस, यहाँ पे सोडियम प्लस, इस पे माइनस, तो हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो यह तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। और साथ ही आप देखिए जितनी भी अम्ल क्षार के उदाहरण हैं, अम्ल क्षार की अभिक्रिया यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अपन करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। तो यह तीव्र अभिक्रियाओं के उदाहरण अपन ने आपके सामने शो किए हैं। इसके बाद में देखिए कुछ ऐसी अभिक्रिया भी होती हैं जो अति मंद तथा अति तीव्र के मध्य होती हैं, उनको अपन बोलते हैं मीडियम। तो यहां पे लिख देंगे मध्यम वेग की अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं का वेग अति तीव्र तथा अति मंद के मध्य का होता है। तो यहां पे अपन इसके एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन अपन देखते हैं, तो ये हो जाएगा जल प्लस हाफ ऑक्सीजन। और आगे आप देखिए यदि अपन नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपन विघटन करवाते हैं, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 4 है, तो अपन ने यहाँ पे 4 लगा दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखिए कितने 10 है, तो यहाँ पे भी 10 हो गए।
तो ये मध्यम वेग वाली अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लिखवाए। अब इसके बाद में देखिए कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग इन दोनों से बहुत कम होता है, अर्थात उनको संपन्न होने में सालों वर्ष लग जाते हैं। तो तीसरी हमारी अभिक्रिया हो जाएगी अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इनके अपन एग्जाम्पल देखेंगे कि आप डेली लाइफ में देखते हैं कि लोहे पे जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, या अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अभिक्रिया होती है, वो यदि अपन उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में इसको करवाते हैं तो यहां पर जल बनता है। तो ये भी क्या है, अति मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। ये अपने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हैं कि अभिक्रिया वेग के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अति तीव्र अभिक्रिया, यहाँ पे मध्यम अभिक्रिया, और ये अति मंद अभिक्रिया हो गई है। अब अपन देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो देखिए अपन बात करते हैं, इसको पोज करके आप बता लीजिए। तो देखिए अभिक्रिया वेग की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा जनरली नॉलेज ले लेते हैं। देखिए मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया में ए है, यह बी उत्पाद में कन्वर्ट होता है। एक को मैं क्या लिखता हूं, इसको बोला जाता है अभिकारक, और यहां पर जो बी बन रहा है इसको अपन बोलेंगे उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। तो यहां पे आप देखते हैं कि प्रारंभ में टी समय प्रारंभ में 0 सेकंड पर बात करता हूं। यहां पे देखिए 0 सेकंड पर अभिकारक तो 100% उपस्थित है, लेकिन उत्पाद बने ही नहीं है। इसका मीनिंग ये है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो एक की कंसेंट्रेशन है, मैं 10 मान लेता हूं, 10 मोल प्रति लीटर एक की कंसेंट्रेशन टी बराबर 0 सेकंड पे है। तो इसके उत्पाद तो बी उत्पाद तो बना ही नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके 0 मोल प्रति लीटर यहाँ पर उपस्थित है, यानी कि बी की मात्रा बनी नहीं है, जो पूर्णतः अभिकारक यहाँ पर उपस्थित है। जैसे ही मैं समय को इंक्रीज करता हूं, यहाँ पे 2 सेकंड में मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे जो अभिकारक था ये घटता है और उत्पाद बनेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि 8 मोल प्रति लीटर ए अभिकारक का यहाँ पर शेष बचा है। तो यहाँ पे 2 मोल प्रति लीटर किसके बन गए, यह बी उत्पाद के बन चुके हैं। इसी तरह आप देखिए कि जैसे जैसे मैं समय बढ़ाता जा रहा हूं तो यहां पर अभिकारक कम होते जा रहे हैं और उत्पाद बढ़ते जा रहे हैं। आप आसानी से यहां पर गौर कीजिए। देखिए जैसे ही मैंने समय बढ़ाया, ये जो अभिकारक ये घटते जा रहे हैं, और जितने अभिकारक घटे हैं उतने ही उत्पाद बनते जा रहे हैं। तो इसकी सांद्रता में किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। या अपन ये बोल सकते हैं कि प्रति इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अपन यहां पर अभिक्रिया वेग की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे इकाई समय में सांद्रता परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। अब आप यहां पे देखिए कि हमने क्या लिखा है, यहां पे सांद्रता लिखी है,
और सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया में किस किस की होगी, आप आसानी से देखिए यहाँ पे सांद्रता एक तो अभिकारक की होगी और यहाँ पर उत्पाद की होगी। तो अपन इसको ये से भी बोल सकते हैं कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अभिक्रिया के वेग को आर के द्वारा दर्शा रहा हूं, तो लिख देंगे आर इक्वल टू, यहां पे लिख देंगे कि सांद्रता में परिवर्तन है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपोन सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। तो ये इसका सूत्र हो गया। तो देखिए जो सांद्रता में परिवर्तन यहां पर एक्चुअली हो रहा है, और आप देखिए कि अभिकारक की जो कंसंट्रेशन है वो समय के सापेक्ष घटती जा रही है। तो अपन क्या बोलेंगे, समय के सापेक्ष घट रही, इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और आप देखिए कि उत्पाद की सांद्रता समय के सापेक्ष बढ़ती जा रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगाते देते हैं। तो ये हमारे अभिक्रिया का वेग या में दर प्राप्ति होती है। अब अपन इसको ओपन करके किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिख देंगे कि अभिक्रिया का वेग आर इक्वल टू अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपोन परिवर्तन में लगा समय। और अभिकारकों की सांद्रता समय के सापेक्ष कम होती जा रही है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लगाते हैं। इसी तरह अपन उत्पादों के संदर्भ में बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन है और लिख देंगे कि परिवर्तन में लगा समय। और यहाँ पे आप देखिए कि उत्पाद की जो कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे अपन समय बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन आप देखिए बढ़ रही है। पहले जीरो थी, टी बराबर टी इक्वल टू शून्य पर यहाँ पे जीरो थी, उसके बाद में 2 सेकंड पे यहाँ पे 2 मोल प्रति लीटर हो, तो यहाँ पे सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और सांद्रता बढ़ती है तो इसको अपन क्या लगाते हैं, प्लस। और इसको अपन शॉर्ट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि परिवर्तन को दर्शाया जाता है डेल के द्वारा। और यहाँ पे अभिकारक की जो कंसंट्रेशन है इसको बड़े कोष्टक यानी कि रिएक्टेंट और क्या कर देंगे डेल टी, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे अपन लिख देंगे कि प्लस डेल। डेल बता रहा है परिवर्तन को, और ये प्रोडक्ट में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारे पास अभिक्रिया का वेग आ चुका है। अब देखिए यदि आपको अभिकारकों के संदर्भ में पूछ रहा है तो आपको माइनस लगाना है, लेकिन याद रखिए अभिक्रिया का वेग माइनस नहीं होता है, ये अभिकारकों की सांद्रताओं में कमी को दर्शा रहा है। यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे ये अभिकारकों की सांद्रता में कमी को, कि समय के सापेक्ष अभिकारकों की सांद्रता घट रही है। अब देखिए हमें इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से ये पता लगा है कि जो अभिक्रिया का वेग है यह 2 प्रकार का होता है। क्योंकि यदि अपन जो समय को एक बड़े समय अंतराल के लिए ले तो औसत वेग निकालेंगे, और यदि अपन जो समय अब यहाँ पे भाग दे रहे हैं इस समय को यदि अपन किसी विशेष क्षण या विशेष सेकंड पे अपन काउंट करेंगे तो उसको बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। अपन वहां पे लिखते हैं तो लिख देंगे कि जो हमारा अभिक्रिया का वेग है यह 2 प्रकार का होता है, यानी कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो यहां पे लिख देंगे जो समय, यदि अपन अभिक्रिया का वेग एक समय अंतराल के लिए निकालते हैं यानी कि टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे तो अपन बोलेंगे कि औसत वेग निकालेंगे, औसत वेग। और यदि अपन किसी विशेष क्षण पर विशेष
क्षण, या लिख देंगे किसी विशेष समय पर निकालते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि निश्चित समय पर अपन निकालेंगे। तो इसको अपन कौन सा वेग बोलेंगे, आप देखिए इसको अपन नाम देते हैं तात्क्षणिक वेग। तो इन दो वेगों का अपन अध्ययन करने वाले हैं। पहला अपन अध्ययन करेंगे एवरेज वेलोसिटी की और दूसरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो देखिए इसको आप पोज करके उतार सकते हैं। अब अपन बात करेंगे औसत वेग की। तो पहला वेग हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। देखिए औसत वेग की अपन परिभाषा देते हैं तो हो जाएगा किसी समय अंतराल में सांद्रता परिवर्तन को ही औसत वेग कहते हैं। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे, यहां पे आप देखिए कि आर एवरेज इक्वल टू आर, यहां पे जो रिएक्शन रेट है उसको अपन बता रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया का वेग है या औसत वेग, उसको अपन यहाँ पे आर के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो अपन क्या लिख देंगे कि प्लस माइनस ये जो डेल है ये है परिवर्तन को दर्शाता है और ये सांद्रता में, और इसको बोलते हैं अपन डेल टी। तो अपन आपको बता देते हैं कि डेल बताता है परिवर्तन को, और यहां पे जो इस प्रकार का कोष्टक है यह सी का मतलब है कि सांद्रता में परिवर्तन को बता रहा है। सांद्रता को डिनोट करें यहां पे। तो आगे आप देखिए कि यहां पे जो सांद्रता अपन जानते हैं अभिकारक की होगी या उत्पाद की होगी। तो पहले अपन लिखते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपोन परिवर्तन में लगा समय। तो यहां पे देखिए अभिकारक की सांद्रता समय के सापेक्ष अपन ने पीछे देखा है कि घटती है, तो यहां पे अपन माइनस लगा देंगे और इसके साथ ही अपन यहां पे लिख देंगे कि उत्पादों की सांद्रता समय के सापेक्ष बढ़ती है। तो यहां पे अपन क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप गौर कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हमारा सूत्र बन चुका है। यहां पे अपन जो माइनस डेल आर अपोन डेल टी है इसको अपन क्या लिख देंगे कि अभिकारकों की सांद्रता में कमी। तो यहां पे लिख देंगे अभिकारकों की सांद्रता में कमी। कमी यहां पे माइनस को दिखा रहे हैं, तो अब अपन यहां पे माइनस नहीं लगाएंगे, अपोने सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। तो ये हमारा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इसके जो यहाँ पे जो बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। साथ ही देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस है इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा से समय। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे थ्योरेटिकल रूप में, तो यहाँ पे देखिए कि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि क्योंकि वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस लगाया अपने, वृद्धि अपोन इसमें लगा समय। तो ये आप आसानी से यहाँ पर जान चुके हैं। और हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
वो ये है। तो इसको आप याद रखिए और मस्त रखिए। लेकिन इसमें एक पॉइंट आप ये देखिए कि यहाँ पे जो माइनस का साइन अपन ने लगाया है ये अभिक्रिया के वेग को नहीं दर्शा रहा है, अर्थात अभिक्रिया का वेग यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये अभिकारक की सांद्रता में कमी को दर्शाता है, याद रखिए। इसके बाद में अपने तात्क्षणिक वेग के बारे में बात करेंगे। तात्क्षणिक वेग आप इसको इस प्रकार समझिए, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को मैं इस प्रकार कंपैरिजन करा दूं। मान लीजिए अपन ने किसी कार से जा रहे हैं और हमारी कार है वो 70 और 90 के बीच में चल रही, तो अपन एवरेज क्या बोलेंगे कि जो हमारी गाड़ी औसत चल रही है वो 80 किलोमीटर की दर से चल रही है, यानी कि 70 और 90 के बीच में अटक जाता है। तो अपन 80 किलोमीटर जो अपन मानते हैं वो क्या मानेंगे कि हमारा एवरेज वेग हो गया। मान लीजिए अचानक हमारे पास फोन आ गया और हमें पूछा गया कि बताइए आपकी कार कितनी स्पीड से चल रही है। तो अपन अचानक स्पीडोमीटर की तरफ देखेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारी कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। तो ये जो अचानक अपन ने देखा है किसी क्षण पर, यानी कि निश्चित समय में अपन ने देखा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो निश्चित समय अंतराल में अपन देख रहे हैं, जो एवरेज बता रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, औसत वेग। यहाँ पे लिख देंगे कि किसी विशेष क्षण पर सांद्रता में परिवर्तन को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो देखिए तात्क्षणिक वेग को मैं शॉर्ट में इस प्रकार लिख रहा हूं, आर इंस्टेंटेनियस। और यहां पे अपन इसको भी जो हमारा औसत वेग का फॉर्मूला है इसकी तरह निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, डेल कंसंट्रेशन में चेंज यहाँ पे हो रहा है अपॉन कंसंट्रेशन चेंजिंग में लगा समय। तो देखिए अपन जो यहाँ पर लिमिट मानेंगे वो लिमिट आप देखिए कि जो लिमिट मान रहे हैं वो समय परिवर्तन की लिमिट कितनी है, 0 है। अर्थात यहाँ पे जो समय में परिवर्तन एक निश्चित क्षण पे हो रहा है, तो निश्चित क्षण यानी कि विशेष क्षण पे हो रहा है, तो विशेष क्षण को अपन क्या मानेंगे कि समय में परिवर्तन नगण्य है। तो ये हमारे पास जो तात्क्षणिक वेग का सूत्र आ चुका है। तो यहाँ पे इसको गणितीय पदों में, ये तो मैथमेटिकल जो पोर्शन है इसको अपन इस प्रकार समझाते हैं। यहाँ पे देखिए यदि समय में परिवर्तन 0 है तो अपन इसको क्या लिख देंगे कि डेल सी अपोन डेल टी, और यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग इसको प्लस माइनस से अपन लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसको अपन इस प्रकार भी लिख देंगे कि आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन किसकी होगी, या तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होगी या अपन मानते हैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन होगी। तो यदि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है तो अपन जानते हैं कि रिएक्टेंट समय के सापेक्ष घटता है, तो क्या लगा देंगे माइनस ए, और डेल रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है अपॉन डेल टी। और यदि हमारे पास प्रोडक्ट है तो अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट की सांद्रता समय के सापेक्ष बढ़ती है, तो अपन इसको इस प्रकार लिख देंगे। तो ये हमारे पास तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला आ चुका है। इसको आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 5 स्टार लगाइए। लेकिन देखिए हमने यहां पर गौर किया है कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा वेग हो गया है, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो अपन इसको किस प्रकार लिख देंगे, ये देखिए इसको आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आ चुका है, तो यहाँ पे आप देखिए अपन इसको लिख देंगे कि आर तात्क्षणिक इक्वल टू, यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है ये लिमिट अपन लगा देंगे, लिमिट डेल टी
शून्य, और ये कौन सा है, आर ए औसत। तो ये इंपोर्टेंट हमारे पास है, एक नई बात निकल के आई है और इसको आप नोट में लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि मैं यहां पर औसत वेग दिया हुआ हो तो अपन तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हैं, या हमें तात्क्षणिक वेग दिया हो तो अपन औसत वेग निकाल सकते हैं। तो ये हमारे औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के फॉर्मूले अपन ने बोले। देखिए हम इसको वापस एक बार रिपीट करवाते हैं। देखिए औसत हमने शुरू में बात की थी कि हमारा वेग क्या होता है, तो अपन ने बोला था कि प्रति इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन को ही अपन ने अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यदि अपन जो समय ले रहे हैं एक निश्चित समय अंतराल के लिए ले रहे हैं तो अपन औसत वेग का प्रयोग करते हैं। तो औसत वेग की परिभाषा हमारे पास क्या हो जाएगी कि किसी समय अंतराल में सांद्रता परिवर्तन को ही औसत वेग कहते हैं। और यदि अपन जो समय है किसी विशेष क्षण पे ले रहे हैं तो इसको अपन तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि किसी विशेष क्षण या किसी निश्चित समय पर सांद्रता में परिवर्तन को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और यहाँ पे जो तात्क्षणिक वेग और औसत वेग में ये संबंध अपन ने पढ़ा है। और अगले लेक्चर में बात करेंगे कि यदि रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरण मिति गुणांक हो तो अपन औसत वेग और तात्क्षणिक वेग कैसे लिखेंगे, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे।